हेलो बच्चों, आज हमारा पैराबोला का 7th क्लास है। जैसा कि 6th क्लास में मैं तुम लोगों को बताया था कि 7th क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे फोकल डिस्टेंस पे बेस्ड। आगे और भी क्वेश्चन करेंगे फोकल डिस्टेंस पे बेस्ड, बट अभी तक हम लोग फोकल डिस्टेंस पे एक भी सवाल नहीं किए हैं। तो आज की क्लास में सबसे पहले मैं फोकल डिस्टेंस पे क्वेश्चन करवाऊंगा, जो मैं पहले से लिख के रखा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोग को ना पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसे आता है, जैसे y² = 4ax होता है ना। तो x = 80², y = 280 कैसे होती है ये बताऊंगा। मतलब पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला सिखाऊंगा और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला सिखाऊंगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे इस क्लास में आज पैराबोलिक कर्व। ओके, तो पहले तो ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे और 1-2 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद अगर और भी हमारे पास टाइम बचता है तो आगे और भी बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि फोकल डिस्टेंस पे किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे और कैसे उसको अप्रोच करना है ना। आओ देखते हैं। तो देखो, हमको पता है हम लोगों को कि फोकल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। फोकल डिस्टेंस का मतलब होता है पैराबोला पे कोई भी पॉइंट का पैराबोला के फोकस से डिस्टेंस। ओके, तो किसी भी पॉइंट का पैराबोला पे अगर मैं उसका फोकस से डिस्टेंस निकालूंगा तो डेट इज़ फोकल डिस्टेंस कहलाता है ना। तो जैसे मान लो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है y² = 8x। तो ये कैसा पैराबोला है, ये y² = 4ax है ना। तो मैं यहाँ पे बना ले रहा हूँ पैराबोला, एग्जैक्ट पैराबोला मैं बना रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि तुमको एग्जैक्ट पैराबोला बनाना ही है, तुम लोगों एक रफ स्केच से भी कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है ना। तो यहाँ पे इजीली पॉसिबल है इस पैराबोला को बना पाना, मतलब इसके ग्राफ को, इसको प्लॉट कर पाना इस पैराबोला को। तो मैं इसलिए यहाँ पे इसको प्लॉट कर रहा हूँ। ओके, तो उससे आपको समझाने में मुझे आसानी होगी। तो देखिए, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये y² = 8x जैसा पैराबोला है, मतलब y² = 4ax पैराबोला है ना। तो ये क्या है, y² = 8x। ओके, ये अपना क्या है, x एक्सिस, x डैश और y डैश। नाउ अब कह रहा है कि इस पे कोई भी पॉइंट मान लो p, लेट्स से दिस इज x1 एंड y1। इस p का डिस्टेंस फोकस से, आप फोकस को f मान लो। ठीक है ना। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ कहीं पे पीछे होगा। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, उसके लिए मुझे a निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, x = पीछे है ना, तो x = -a बोलेंगे इसको। तो यहाँ से देखो y² = 4ax से आप कंपेयर करोगे तो 4a की वैल्यू 8 होगी, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी है ना। a = 2। तो यहाँ से फोकल डिस्टेंस, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x = -2 मीन्स x + 2 = 0। ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स आ गया। आई बात समझ में। नाउ अब क्या करते हैं, देखो इस किसी भी मूविंग पॉइंट का पैराबोला पे फोकस से जो डिस्टेंस होता है उसको फोकल डिस्टेंस बोलते हैं। तो मैं मान लो ये वाला पॉइंट मान लिया, इसको मान लिया मैं P, वो पॉइंट है, और इसका इस फोकस से इसकी डिस्टेंस कितनी है आप ले लो। अच्छा, थोड़ा ना मैं टेढ़ा बना देता हूँ, उससे आपको क्या होगा, कन्फ्यूज़ नहीं करोगे कि सर हमेशा ये परपेंडिकुलर होगा क्या, ऐसा। ये मान लो ये फोकस था इसका F। ओके, अच्छा, F का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a, 0। तो यहाँ पे 2, 0 मैं ईजिली लिख सकता हूँ क्योंकि ये अपना स्टैंडर्ड पैराबोला है। ओके, नाउ अब एक बात बताओ यहाँ पे कि फोकल डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है ना। फोकल डिस्टेंस 8 दिया हुआ है तो पॉइंट फाइंड आउट करना है। मतलब फोकल डिस्टेंस है, मतलब उस पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस दी हुई है। तो PF = कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है ना। अच्छा, अपना टारगेट है x1 y1 निकालना। क्या टारगेट है अपना, x1 y1 निकालना। नाउ देखो P से इसका डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से कितना होगा, इसको मान लो m मान लो इस कोऑर्डिनेट को, तो PM है ना। तो डेफिनेशन ऑफ पैराबोला यही तो बोलता है, मूविंग पॉइंट का जितना फोकस से डिस्टेंस होगा उतना ही डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस होगा। मतलब क्या होगा यहाँ पे, PF = PM होगा, ऐसा तो होगा। अच्छा, PF क्या है, 8 है, 8 = PM होगा है ना, ये तो पता है मुझे। और PF यहाँ पे 8 है, ये हो गया। ठीक है, नाउ अब देखो ये वाला जो पॉइंट है, क्या ये कर्व को सेटिस्फाई करेगा, पैराबोला को करेगा, क्योंकि कर्व पे लाई कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि y1² = 8x1 है, ये है। आप इसको फर्स्ट मान लो। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब अपने को जो फोकल डिस्टेंस होता है, इस पैराबोला का फोकल डिस्टेंस क्या होता है, इस पैराबोला का फोकल डिस्टेंस होता है, फोकल डिस्टेंस = a + x है ना। फोकल डिस्टेंस क्या होता है, a + x होता है। तो a क्या निकाल के रखे हैं, 2। तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 + x1 हो जाएगा। ये x जो होता है ना, ये x होता है उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, जिस पॉइंट का फोकल डिस्टेंस निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 + x1। तो 2 + x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू, अरे x1 तो निकालना है,
तो 2 + x1। ओके, ये क्या है? फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस ही तो पी एफ है, तो पी एफ इक्वल टू मैं मान सकता हूँ 2 + x1। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ क्या कि पी एफ कितना है? 8 दिया हुआ है क्वेश्चन में, पी एफ इक्वल टू 2 + x1। तो x1 की वैल्यू क्या आ रही है? 6 आ रही है ना। तो अब उस x1 को क्या कर रखो, उस x1 को देखो, इस p का x कोऑर्डिनेट अपना आ गया 6, y कोऑर्डिनेट नहीं पता क्या है, y कोऑर्डिनेट तो 1 है, y1 है। तो ये जो 6, y1 है, इस पैराबोला के इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो क्या करो, अब यहाँ तक लिखो, उसके आगे हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में चलेंगे, x1 की वैल्यू यहाँ पे 6 रखेंगे, वहाँ से y1 मिल जाएगा। तो ये लिखो, पहले लिख लिए। अब चलो चलते हैं नाउ फ्रॉम फर्स्ट से क्या लिखेंगे? फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? y1² = 8x1। तो y1 तो निकालना है, x1 की वैल्यू निकाल चुके हैं ना, x1 की वैल्यू क्या है? 6 है। तो 8 × 6 48। ओके, अब y1 की वैल्यू क्या हो गई? ±√48। तो ये कितना देगा बताओ? √48 कितना होगा? तो इसको लिख सकते हैं ±16 × 3। ओके, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 4। तो ±4√3, ये y1 आ गई। तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या आ गया? इसको इधर मिटा रहा हूँ मैं। तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या आ गया? जो पॉइंट अपने को निकालना था, तो आंसर इज रिक्वायर्ड पॉइंट निकालना था ना, फाइंड द पॉइंट। रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, यहाँ पे ना पॉइंट्स आ रहा है, पॉइंट नहीं, मोर देन एक पॉइंट होगा। कैसे? देखो, एक होगा x6, 4√3 एंड 6, -4√3। दूसरा पॉइंट जस्ट इसके नीचे यहाँ पे होगा, इसका भी फोकल डिस्टेंस सेम होगा। और ये बात समझ में? तो पैराबोला पे 2 पॉइंट ऐसा होगा, जरूर होता है 2 पॉइंट जिसका फोकस से डिस्टेंस सेम होता है। तो एक पॉइंट ऊपर है तो एक पॉइंट नीचे है। तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या आ गया? 6, 4√3 एंड 6, -4√3। आई बात समझ में? तो ये अपना आंसर है। चलिए लिख लीजिए। अब आगे पढ़ते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। लिखो पहले। नाउ अब हम लोग करने वाले हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स एंड पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। किसी भी पैराबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगा, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग को समझना है कि ये पैरामेट्रिक का मतलब क्या होता है, पैरामीटर होता क्या है। ठीक है ना, ये वर्ड कोऑर्डिनेट्स का तो मतलब समझ रहे हो, इक्वेशन भी समझ रहे हो, बट ये जो पैरामीटर है इसका मतलब समझते हैं क्या होता है पैरामीटर। ठीक है ना, देखो, एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। कांस्टेंट का मतलब होता है जो हमेशा, जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज ना हो, और वेरिएबल होता है कि वैल्यू लगातार जिसकी चेंज हो किसी भी दिए गए कंडीशन के लिए। जब कभी भी किसी भी नंबर, कोई भी मान लो नंबर, जैसे x है, x हमेशा की इक्वेशन में चेंज होते रहता है, y, ये सब वेरिएबल्स मानते हैं इनको। जैसे 4 है, तो किसी भी इक्वेशन में अगर 4 है तो उसका हमेशा वैल्यू 4 ही होगा, 4 से वो 5 नहीं होगा, है ना, 4 कभी चेंज नहीं होगा, तो वो कांस्टेंट कहलाता है। और जो भी वैल्यू हमेशा चेंज होते रहे, जैसे x y की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, तो डेट इज़ वेरिएबल। और ये जो पैरामीटर है ना, ये ऐसा समझो कि कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच का है। मतलब ये चेंज भी होगा, कांस्टेंट भी रहेगा, चेंज भी होगा और कांस्टेंट भी रहेगा। ठीक है ना, जैसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है? जैसे आप लोग इंटीग्रेशन में करते होगे, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में बाद में अपना c ऐड कर देते होगे, आंसर में +c लिखते होगे, दैट इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट उसको बोलते हैं, या उसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है? वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच का होता है। मतलब वो कांस्टेंट भी रहता है और वेरिएबल, उसकी वैल्यू चेंज भी होती है, तो वेरिएबल होगा। अब बात है सर कैसे चेंज करेगा और कैसे कांस्टेंट भी रहेगा? तो किसी दिए गए कंडीशन के लिए वो वैल्यू अगर 4 है तो हमेशा उसका वैल्यू 4 ही रहेगा। कंडीशन चेंज तो 4 से वो वैल्यू 5, 6, -4, -8 कुछ भी हो सकता है ना। तो जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में c है, c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। कुछ भी का मतलब c = 4, 5 हो सकता है, तो मतलब चेंज भी है और वो कांस्टेंट भी है, तो वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। उसी तरह ये पैरामीटर भी ना एक तरह का समझो आप, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मतलब वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है। पैरामीटर का मतलब और भी अच्छे से समझो, पैरामीटर का मतलब होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक नाम है, मान लो एक राम है, ओके, और एक नाम मान लो मोहन है, ओके, और एक को मान लो लेट से सोनू है, ओके। मान लो राम और सोहन में दोस्ती है,
ठीक है। और मोहन और सोहन में दोस्ती है, इन दोनों में फ्रेंडशिप नहीं है। राम और मोहन एक दूसरे को नहीं जानते हैं। राम और सोहन में दोस्ती है, सॉरी सोनू में दोस्ती है, और मोहन और सोनू में दोस्ती है। ये क्या है, सोनू क्या है, राम और मोहन का कॉमन फ्रेंड है। तो सोनू क्या करेगा, इन दोनों एक दूसरे से परिचित नहीं है, नहीं जानते हैं, तो सोनू क्या करेगा, इन दोनों को दोस्ती करवाएगा, इन दोनों से एक दूसरे को परिचय करवाएगा। तो ये जो सोनू रहेगा ना, इनका पैरामीटर बन जाएगा, है ना। सोनू क्या करेगा, इन दोनों को दोस्ती करवा देगा। पहले से तो ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, राम सोनू को जानता है, मोहन सोनू को जानता है, बट सोनू आएगा, राम को बोलेगा देखो ये मोहन है मेरा फ्रेंड है, मोहन को बोलेगा देखो ये राम है ये मेरा फ्रेंड है, तो राम और मोहन में भी दोस्ती हो जाएगी, है ना, इन दोनों में भी दोस्ती हो जाएगी। तो सोनू क्या किया, दोस्ती का काम करवाया, तो इस सोनू को बोलेंगे हम पैरामीटर ऑफ राम एंड मोहन, ठीक है ना। तो ये पैरामीटर का काम कर रहा है, इन दोनों में फ्रेंडशिप करवा रहा है। तो उसी तरह यहाँ पे इक्वेशन जो होगा, हम लोग का इक्वेशन क्या होता है, y² = 4ax। देखो यहाँ पे x और y में ना डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है, ठीक है ना। बट पैरामेट्रिक इक्वेशन में आपको x और y में डायरेक्ट रिलेशन ना दिखकर अलग अलग रिलेशन दिखेगा। x किसी मान लो फॉर लेट से अल्फा से रिलेटेड होगा, और y भी मान लो x = 2 अल्फा होगा, और y = मान लीजिए α² लिखा हुआ है ना। तो x = 2 अल्फा और y = α² है, तो हम यहाँ से ना x और y में भी रिलेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो, अगर x राम है और y मोहन है, तो अल्फ़ा कौन है, सोनू है। अल्फ़ा का काम कौन कर रहा है, सोनू कर रहा है। तो अल्फ़ा की देखो कैसे करेंगे, फिर x और y में रिलेशन कैसे निकालेंगे। तो मैं देख रहा हूँ y α² के इक्वल है, तो यहाँ से x = 2 अल्फा था, तो x = x² = 4 α² हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, अगर x = 2 अल्फा है, दोनों तरफ मैं स्क्वायर करूंगा, तो x² क्या हो जाएगा, 4 α²। तो यहाँ से x² = 4 α² की जगह पे क्या रख सकते हैं, देखिए y रख सकते हैं ना। तो देखो x² = 4y। और देखो मैं एक ऐसा एग्जांपल लिया जो पैराबोला ही बना के दे रहा है, ये एक बस संयोग मात्र है, मैं कुछ भी एग्जांपल ले सकता था। यहाँ पे ना मैं α+1 भी ले सकता था, ये तो बस मैं α² ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, वो तो मैं समझाने के लिए लिया। और देखो ये पैराबोला ही बना के दे दिया। तो x अल्फ़ा से रिलेटेड था, y अल्फ़ा से रिलेटेड था, इन दोनों को मैंने सिंप्लीफाई किया, सोचा कोई लॉजिक लगाया कि x y में कैसे रिलेशन निकालूं। तो मैं देख रहा हूँ y अल्फ़ा के स्क्वायर है, तो मैं x को स्क्वायर बना दिया, यहाँ पे α² बनाने के लिए स्क्वायरिंग कर दिया, तो x² = 4 α² हो गया। फिर α² की वैल्यू मैंने y रख दिया, तो x और y में रिलेशन आ गया। इनिशियली ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड अल्फ़ा के थ्रू थे, जैसे इनिशियली सोनू के थ्रू राम और मोहन रिलेटेड थे, अब डायरेक्ट रिलेशन बन गया, उसी तरह अब डायरेक्ट रिलेशन बन गया। तो जैसे यहाँ पे सोनू पैरामीटर है, उसी तरह यहाँ पे अल्फ़ा पैरामीटर है। आ गया समझ में, पैरामीटर का काम कौन कर रहा है, अल्फ़ा कर रहा है। उसी तरह अब हम लोग करेंगे, आई होप आपको पैरामेट्रिक फॉर्म पैरामीटर के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पैराबोला का जो इक्वेशन लिखेंगे, डायरेक्ट ना लिख के किसी थर्ड पर्सन के थ्रू लिखेंगे, किसी तीसरे वेरिएबल के साथ लिखेंगे। अब देखो मैं वेरिएबल बोल रहा हूँ, तो वो कांस्टेंट भी होगा कभी कभी, और कभी कभी वेरिएबल, तो कांस्टेंट भी होगा और वेरिएबल भी होगा, जो बदले भी और कांस्टेंट भी रहे, उसी को कहते हैं पैरामीटर या आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट। वैसे यहाँ पे आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट बोलना उतना अच्छा फेवरेबल नहीं रहेगा, आप उसको पैरामीटर बोलना है, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो अब चलो समझते हैं अच्छे से, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, अभी हो गया। अब देखो पैरामीटर के बारे में समझ में आ गया, क्या होता है पैरामीटर। एक्स वाई किसी तीसरे वेरिएबल के थ्रू रिलेटेड होगा, वो वेरिएबल कांस्टेंट भी होगा और वेरी भी करेगा, तो उसको पैरामीटर बोलेंगे। मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच होगा। एक्स वाई क्या होगा, किसी तीसरे वेरिएबल से रिलेटेड होगा। अब सुनो, तो मान लो, अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि मान लो हम कोई भी एक पैराबोला ले लेते हैं। अभी मैं ना स्टैंडर्ड पैराबोला ही ले रहा हूँ, उसके थ्रू मैं अगर शिफ्टेड पैराबोला होगा तो उसके लिए भी देख लेंगे, बहुत सिंपल है वो। तो जैसे ये पैराबोला ले रहे हैं, तो क्या होगा, ये पैराबोला क्या होगा, y², देखो मैं जो भी चीज़ समझाऊंगा ना, इसको लेके समझा दूंगा, तो समझना वो सबके लिए वैलिड होगा, और भी पैराबोला के लिए आप डिराइव कर सकते हो। तो जैसे मान लो ये वाला पैराबोला मैं लिया, y² 4ax, इस पर कहीं पे भी कोई पॉइंट होगा P। तो अब एक बात बताओ, जब भी अपन क्वेश्चन करते हैं तो जितने कम नंबर ऑफ अननोन होते हैं, जितने कम नंबर ऑफ अननोन होते हैं, उतना ज़्यादा अच्छा रहता है हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जैसे मान लो वेरिएबल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप क्वेश्चन सॉल्व करते होगे तो आपको अननोन्स मिलती होंगी, तो जितने कम नंबर ऑफ अननोन रहता है उतना आसान होता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो जैसे मान लो कोई हमें पॉइंट निकालना हो पैराबोला पे, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने उस पॉइंट को x1 y1 मान लिया।
अब आप जब मैं तुमको पैरामेट्रिक इक्वेशन और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स वगैरह समझा दूंगा ना, तो तुम इस अभी जो मैं बता रहा हूँ ये पॉइंट भी मान के तुम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ओके, तो अननोन जैसे मान लो, लेट से मैं मान लेता हूँ x1 y1, ठीक है। तो यहाँ पे दो अननोन है, x1 y1 अननोन है। और एक बात और, ये वाला फॉर्म ना पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आपको जब भी कोई पैराबोला पे कोई पॉइंट मानना पड़ेगा ना, तो आप पहले ना पैरामेट्रिक फॉर्म में ही मान के करना। ये फ़ायदा होगा क्योंकि इसके थ्रू मैं ना आपको एक ही अननोन लाऊंगा। मैं x1 और y1 में एक ही अननोन रहेगा, आप देखना अभी आगे चलेंगे। तो जब भी क्वेश्चन, जैसे अभी सर ये पढ़ रहे हैं, तो इसका बेनिफिट क्या है, ये कहाँ पे हम सोचेंगे अप्लाई करने के लिए। तो जब भी पैराबोला पे कोई पॉइंट मानना पड़ेगा तो आप पहले ना इसको फेवर करना, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को फेवर करना मानने के लिए, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को फेवर करना। अगर उससे नहीं होगा तो फिर अपन x1 y1 मान के कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने कम नंबर ऑफ अननोन होंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने में उतना ईजिली सॉल्व होगा। तो ये देखो, जैसे x कोऑर्डिनेट हो गया, ये y कोऑर्डिनेट हो गया, हम पॉइंट क्या मान लिए x1 y1। तो लेट मी शो यू, मैं अपने मन से x को जैसे मान लो कुछ मान लिया, मैं अल्फ़ा ही मान लिया, ठीक है। x को अगर मैं p को x इक्वल टू अल्फ़ा मान लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू 4a अल्फ़ा। तो y की वैल्यू अंडर रूट 4a अल्फ़ा होगा। यहाँ पे प्लस माइनस भी आएगा स्क्वायर रूट स्क्वायर के वजह से, लेकिन अभी मैं प्लस में ही लेके बस समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अपन प्लस माइनस वैसे दोनों आएगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 4 रूट से बाहर आ जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी a 2 इंटू अंडर रूट ए अल्फ़ा, 2 इंटू अंडर रूट ए अल्फ़ा। तो ये देखने में उतना सही नहीं लग रहा है। अगर मैं इसको पैरामेट्रिक फॉर्म ले के चलूँ, कर तो यहाँ से भी सकते हैं, बट उतना ठीक नहीं लग रहा। तो थोड़ा कुछ ऐसा करते हैं कि x भी विदाउट स्क्वायर रूट हो और y भी विदाउट स्क्वायर रूट हो। जैसे y स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं आए, इसके लिए ये करना पड़ेगा कि 4 देखो आप स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर है। अगर यहाँ पे a का स्क्वायर और x की जगह पे स्क्वायर आ जाए, हर कोई यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर में आ जाए, तो y भी आपका विदाउट स्क्वायर रूट आएगा ना। जैसे मान लो यहाँ पे 4 बाहर निकला, a स्क्वायर और अल्फ़ा स्क्वायर भी होता तो 2a अल्फ़ा बाहर आ जाता। तो उसी तरह मैं यहाँ पे, अब देखो सोच लिया मैं, यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं अल्फ़ा मानता हूँ तो y की वैल्यू क्या अल्फ़ा स्क्वायर मान लिया, तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा, y स्क्वायर क्या होता है 4ax है, तो x के जगह पे अल्फ़ा स्क्वायर ले लेंगे, तो y की वैल्यू हो जाएगी 4a अल्फ़ा स्क्वायर अंडर रूट में, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2 अल्फ़ा अंडर रूट a। फिर नहीं आया मज़ा, फिर देखो a में y में क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। तो ये जो पैरामेट्रिक फॉर्म अभी तक तुम लोग सीखे होगे या फिर अपने क्लास में, स्कूल में या कहीं और पहले से, तो आप जो अभी मैं डिज़ाइन करूँगा तो वो ऐसा नहीं कि वही होता है, बट एक मतलब प्रथा चला आया है कि वैसा ही मान के अपने को सॉल्व करना है, इसीलिए वैसा है। आप अपने मन से पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट डिज़ाइन कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बताऊँगा वो होगा, बट जो मैं बताऊँगा भी उसी से करना, क्वेश्चन उससे आसान होगा, ठीक है। अपने मन से ज़्यादा वो नहीं लगाना है, लेकिन आप लगा भी सकते हो, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि वही यूज़ करना है, ठीक है। जैसे मैं मान सकता हूँ, मैं आपको याद रखना है तो ये भी रख सकते हो याद, पैरामेट्रिक फॉर्म x। तो अब आप x इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर और y इक्वल टू 2 अल्फ़ा अंडर रूट a, इसको भी पैरामेट्रिक फॉर्म बोल सकते हैं, बट ऐसा नहीं लेंगे, ये देखने में सही नहीं लग रहा। y की वैल्यू अंडर रूट 2 अल्फ़ा तो ठीक है, अंडर रूट a आ रहा है, तो a भी स्क्वायर रूट में नहीं आए, तो x को मैं अल्फ़ा स्क्वायर ना मान के a अल्फ़ा स्क्वायर मान लेता हूँ। x को अगर मैं a अल्फ़ा स्क्वायर मान लेता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा, y क्या था 4ax होता है, तो x की वैल्यू यहाँ पे मैं रख दूंगा, x की वैल्यू क्या रखूँगा a अल्फ़ा स्क्वायर, तो हो जाएगा a 4a, x की वैल्यू a अल्फ़ा स्क्वायर है ना। तो ये क्या बनेगा 4a स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर, y स्क्वायर की वैल्यू 4a स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर, तो y की वैल्यू आ गई अंडर रूट, प्लस माइनस लेना चाहिए लेकिन नहीं ले रहा हूँ अभी, ठीक है ना, 4a स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर, तो y की वैल्यू आ गई 2, 4 का 2 आएगा a अल्फ़ा, है ना। तो पैरामेट्रिक फॉर्म ये देखने में ठीक लग रहा कि x भी विदाउट स्क्वायर रूट है, y भी विदाउट स्क्वायर रूट है, तो चलो सही है। तो बुक में क्या किया गया है, x को हर बुक्स में ऐसा करता है, अल्फ़ा ना मान के t मान लेता है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे अल्फ़ा, जैसे अभी पैरामेट्रिक फॉर्म क्या हो गया, पैरामेट x1 और y1 अगर बोलूँ मैं, x1 को मैं अगर मान लूँ a अल्फ़ा स्क्वायर, तो y1 क्या आ गया 2a अल्फ़ा आ गया ना। तो ये एक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना। x1 y1 के जगह पे ये जो x1 y1 माने हो आप, इसको a अल्फ़ा स्क्वायर
कॉमा 2a अल्फ़ा भी ले सकते हो, जिसमें देखो एक अल्फ़ा ही अननोन है और ऐसे दो अननोन दिख रहा था x1 y1, है ना। x1 सोचा, कुछ भी लेट कर लिया तो उससे y1 आ गया, या आप y1 कुछ भी लेट कर लो उससे x1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो बुक्स में यूज़ होता है अल्फ़ा की जगह पे वो लोग t यूज़ करते हैं, तो x को, तो यहाँ पे x1 को हम a अल्फ़ा स्क्वायर मतलब t स्क्वायर ले लूँ, t यूज़ करते हैं अल्फ़ा की जगह पे, और y1 ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप अल्फ़ा भी लेके याद रख सकते हो, तो 2at, है ना। तो इस पैराबोला पे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पे कोई भी पॉइंट अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में मानना हो, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में मानना हो, मतलब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द गिवन पैराबोला विल बी दिस, ये होगा, ठीक है ना, at स्क्वायर कॉमा 2at। आया समझ में? पैरामेट्रिक फॉर्म ये क्यों लिए हैं, ऐसा ही क्यों लिए हैं, बस देखने में ठीक है, लग रहा है कि कोई भी स्क्वायर रूट में नहीं है और कैलकुलेशन हमारा इजी होगा, नंबर ऑफ अननोन एक ही है, t है, तो वहाँ से आ गया, इसको लिखना अभी नहीं था, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं देखो ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए किया, अगर मान लो y स्क्वायर इक्वल टू -4ax होता तो x को ना -at स्क्वायर मानने में फ़ायदा था, क्यों, जैसे 4a रखते तो यहाँ से देखिए y स्क्वायर इक्वल टू -4a, x की वैल्यू -at स्क्वायर रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4a इंटू ए स्क्वायर टी स्क्वायर, तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 4a स्क्वायर टी स्क्वायर, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2at। तो अगर y स्क्वायर इक्वल टू -4ax होगा तो वहाँ पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का उस गिवन पैराबोला पे क्या होगा, x इक्वल टू -at स्क्वायर और y इक्वल टू 2at। आया समझ में? तो अब मैं आप लोग को ना एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay के लिए भी समझाता हूँ, इसको रफ करके, इसको लिखना नहीं है, अच्छे से मैं भी लिखवाऊंगा। तो देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो इसमें y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए अगर कोई भी पॉइंट मानना हो तो x1 y1 लेते हैं, तो x1 और y1 को क्या ले सकते हैं at स्क्वायर कॉमा 2at। अगर y स्क्वायर इक्वल टू -4ax हो, लेफ्टवर्ड पैराबोला हो, तो वहाँ पे x1 y1 को क्या मान सकते हैं, x को निगेटिव में मानेंगे, कैसे याद रखना है, निगेटिव मानेंगे तब तो ये निगेटिव निगेटिव कैंसिल होके y पॉजिटिव में आ जाएगा ना, y स्क्वायर इक्वल टू हमेशा y स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा यहाँ पे, तो ये तो निगेटिव दिख रहा है, इसका मतलब x भी निगेटिव होगा, तो x को निगेटिव में ले लेंगे, -at स्क्वायर कॉमा 2at। इन दोनों में देखो 280 सेम है, बट इसमें x अगर पॉजिटिव में है तो 80 स्क्वायर, और इसमें अगर x के सामने निगेटिव है तो -80 स्क्वायर लिए। सिमिलरली अगर मान लो अपने पास क्या होता, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होता, है ना, तो यहाँ पे क्या करते कि ये कैसा पैराबोला होता, अपवर्ड पैराबोला होता यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैं कोई भी पॉइंट x1 y1 मान लूँ और उस पॉइंट को मैं क्या मान सकता हूँ, देखो इस केस में y1 को आपको मानना पड़ेगा at स्क्वायर, तब ना x आएगा। ये y1 को मानोगे तो यहाँ से क्या होगा, x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4a इंटू at स्क्वायर, y की जगह पे at स्क्वायर रख दिया तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर t स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2at, है ना। और सिमिलरली अगर डाउनवर्ड पैराबोला होगा तो आपको अब समझ में आई होप आ गया होगा कि डाउनवर्ड पैराबोला में अगर कोई पॉइंट x1 y1 है तो उसका इक्वेशन क्या होता है डाउनवर्ड पैराबोला का, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। तो इस केस में y को क्या मानना पड़ेगा आपको, इस केस में y को क्या मानना पड़ेगा -at स्क्वायर, है ना, तब तो ये 4at स्क्वायर a स्क्वायर t स्क्वायर बनेगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी +2at। ओके, सिमिलरली जैसा वो था वैसा ही ये है। अब मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ, समझ में आ गया होगा। अब देखो लिखते हैं अच्छे से, इसको लिखना नहीं है। तो बच्चों ये वाला टेबल अपने को बनाना है, तुम लोगों को ये वाला टेबल कॉपी पे बनाना है। मैं समझा दिया हूँ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आया कैसे है। यहाँ पे जैसे मान लो पहला वाला क्वेश्चन है, जैसे देखो पहले सुन लो, y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला, ये चारों पॉसिबल पैराबोला मैं बना दिया। पहला वाला पैराबोला क्या था, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, उसके लिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ये x कोऑर्डिनेट होगा और ये y कोऑर्डिनेट होगा, है ना। तो x इक्वल टू देखो जो कोऑर्डिनेट होता है ना पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, वही पैरामेट्रिक इक्वेशन भी होता है। यही तो है, जैसे सर्कल में, सर्कल का जो स्टैंडर्ड सर्कल होता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो उस सर्कल पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। और अगर पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात करूंगा तो क्या बोलोगे, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ पे भी जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कैसे आया है मैं ये समझा दिया हूँ। यहाँ पे पैरामीटर का काम कौन कर रहा है, टी कर रहा है। देखो x की वैल्यू at स्क्वायर है
और y की वैल्यू क्या है 280 है। तो देखते हैं x और y में, अगर मान लो आपको ये नहीं पता होता ये रिलेशन x और y में है तो यहाँ से भी निकाला जा सकता है। आप निकालोगे तो देखना यही आएगा। देखो x की t से दोस्ती है, y की भी t से दोस्ती है, t यहाँ पे कॉमन फ्रेंड है, मतलब t सोनू का काम कर रहा है, ये राम और ये मोहन है अपना, ठीक है ना। तो देखो करके देखते हैं कि ये टी स्क्वायर कैसे आएगा। जैसे देखो मतलब x और y में रिलेशन कैसे आएगा। देखो यहाँ पे ना मुझे टी स्क्वायर दिख रहा है, तो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी x बाई ए हो जाएगी, है ना। तो वहाँ पे भी हम x बाई ए निकाल सकते हैं ना, कि यहाँ पे मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर कर दूंगा तो y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4a स्क्वायर टी स्क्वायर। ओके, टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है x बाई ए, 4a स्क्वायर टी स्क्वायर है ना। हाँ, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, टी स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे x बाई ए। तो देखो एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax आ जाएगा। तो देखिए ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स या पैरामेट्रिक इक्वेशंस आपको x और y में इक्वेशन दे दिया। जो x y में इक्वेशन होता है ना उसको ना कोऑर्डिनेट फॉर्म बोलते हैं, या फिर आप कोऑर्डिनेट मत बोलो, कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म। 12th में एक चैप्टर है प्लेन, प्लेन में आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। किसी भी प्लेन का इक्वेशन लिखेंगे ना तो वहाँ पे वेक्टर फॉर्म में भी लिखेंगे और कार्टेशियन फॉर्म में भी लिखेंगे, या स्ट्रेट लाइन इन 3D में जब पढ़ेंगे तो वहाँ भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे और कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब होगा x और y में रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया, या फिर आप बोल सकते हो पैराबोला का सिंपल फॉर्म है, और ये आपका क्या था पैरामेट्रिक फॉर्म था। तो ये जो टेबल मैं बनाया हूँ सिंपल है, दिख रहा है यहाँ पे। x को आप 80 स्क्वायर रखोगे, देखो ये याद करने की ज़रूरत है भी नहीं, आपको बस रखना t में सोचना है। x को 80 स्क्वायर रखोगे तो y की वैल्यू 280 आएगी। एक ट्रिक याद रखना, 280 हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। x अगर पॉजिटिव है, देखो x को 80 स्क्वायर रखना पड़ेगा, y की वैल्यू 280। दूसरे वाले पैराबोला के लिए x को माइनस में रखना पड़ेगा, -80 स्क्वायर, y की वैल्यू प्लस 280। यहाँ पे y को 80 स्क्वायर रखना पड़ेगा, तो मैं y की जगह पे 80 स्क्वायर रखा, y बाद में लिखते हैं ना कोऑर्डिनेट में, तो 80 स्क्वायर, तो x की वैल्यू 280 आ जाएगी। सिमिलरली ऐसा ही है, तो इसको लिख लो। अच्छा, इस टेबल को लिख लो, और उसके बाद ना एक नोट करके हम लोग लिखेंगे कि ये तो अपना उसके लिए है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट के लिए। तो आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं नोट करके लिखवा देता हूँ कि जब पैराबोला शिफ्ट करेगा तो शिफ्टेड पैराबोला के लिए कोऑर्डिनेट फॉर्म क्या होगा। इसको पहले लिख लो, इसको लिखिए पहले। अब हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन देखेंगे शिफ्टेड पैराबोला का। ये तभी अच्छे से समझ में आएगा जब तुम लोग वो टॉपिक पे क्वेश्चन किए होंगे कि जब कोई भी शिफ्टेड पैराबोला होता था तो उसके एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस कैसे निकालते थे, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम कैसे निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालते हैं, याद है ना। उसमें क्या करते थे हम लोग, कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाते थे, है ना। जैसे मान लो कुछ आता था, लेट से मान लो मैं मान लेता हूँ x माइनस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a, 4a को हटाओ, यहाँ पे 12 लिख देते हैं, 12x माइनस 3 आ गया। तो आप इसको कैपिटल y स्क्वायर मान लेते थे, 12 इसको कैपिटल x मान लेते थे, है ना। ऐसा क्वेश्चन किए थे ना हम लोग। तो वो वाला अगर क्वेश्चन आप लोग किए होंगे तो ये भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो कि ये वाला फिर टॉपिक कैसे करेंगे। ये बहुत आसान है, बस सिंपल है। पहला वाला जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना, उसके लिए अगर पता है तो इसके लिए भी आपको पता होगा। तो जैसे मान लो कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है ना, एकदम ऐसे ही लिखना है, इसमें कुछ वैसा है नहीं। तो इसके लिए पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, इसके लिए पैरामेट्रिक इक्वेशन की इक्वेशन मत पहले अपन क्या करते हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। इक्वेशन वही x इक्वल टू बोल दूंगा और y इक्वल टू बोल दूंगा। तो अगर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की बात करूंगा तो क्या होता है 80 स्क्वायर कॉमा 280 होता है ना। ये किसकी वैल्यू होती है, ये अपनी x की कोऑर्डिनेट होती है, ये क्या होती है अपनी y कोऑर्डिनेट होती है, ठीक है ना। तो सिमिलरली अगर ये पैराबोला शिफ्टेड पैराबोला हो जाए, राइट वर्ड में ही शिफ्टेड हो, मतलब 4a के सामने प्लस ही हो, तो ये इसका इक्वेशन में क्या लिखूंगा, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस h। आई बात समझ में। नाउ इसको मैं क्या कैपिटल Y मान सकता हूँ क्या, इसको अगर मैं कैपिटल Y मान लूँ, कैपिटल Y का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a, और इसको अगर मैं कैपिटल X मान लूँ तो ये अपना पैराबोला हो गया, है ना। शिफ्टेड पैराबोला का ये फॉर्मेट हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं और कैपिटल X, देखो इसके लिए अगर पैरामेट्रिक इक्वेशन की बात करूँ तो सेम ही होगा, 80 स्क्वायर कॉमा 280, है ना। तो ये किसकी वैल्यू है, ये अपनी x की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, अपनी y की वैल्यू है। कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू है। तो कैपिटल X इक्वल टू क्या था, 80 स्क्वायर है,
ये कैपिटल X इक्वल टू AT² लिखा हुआ है। तो कैपिटल X इक्वल टू कैपिटल X की वैल्यू क्या है, स्मॉल x माइनस एच, मतलब x माइनस एच है ना, इक्वल टू AT²। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, AT² प्लस h हो गई। सो सिंपल। सिमिलरली बताओ y, कैपिटल Y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 280 लिखा हुआ है, और कैपिटल Y मतलब क्या, y माइनस के इक्वल टू 280। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 280 प्लस ऑफ k, है ना। तो ऐसे ही चारों कॉर्ड, जो इसका सब्स्टिट्यूट पैराबोला राइट वर्ड है, लेफ्ट वर्ड के लिए भी ऐसे ही निकाल सकते हो, है ना। तो इस पैराबोला के लिए, ये जो पैराबोला हम डिज़ाइन किए ये वाला, इस पैराबोला के लिए हमारा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या आ गया, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो गया h प्लस AT² कॉमा k प्लस 280, है ना। और अगर पैरामेट्रिक इक्वेशन की बात करूंगा तो x इक्वल टू क्या होगा, h प्लस AT² और y इक्वल टू k प्लस 280। ये पैरामेट्रिक ये क्या आ गया, x इक्वल, देखो जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है ना वही पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है, बस इक्वेशन के फॉर्म में x इक्वल टू और y इक्वल टू लिख देते हैं। तो ये x इक्वल टू ये क्या हो गया, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गया, है ना, और ऊपर वाला क्या हो गया, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गया, और ये क्या हो गया, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो गया, है ना। आप लिख लेना यहाँ पे यूँ करके, चलो लिख देता हूँ मैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो गया। बस देखो कॉन्सेप्ट समझना है, याद नहीं भी रहेगा तो आ सकता है, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। कंसेप्ट समझना है, इसको लिखिए, ऐसे ही डिज़ाइन कीजिए, आप लिखिए। तो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप वीडियो को पॉज करके ना बाकी 3 पैराबोला है ना उसके लिए भी आप डिज़ाइन करो। मैं इसको रफ करके ना उनके लिए विदाउट डिज़ाइन के हुए लिख देता हूँ, ठीक है। आप पहले लिखिए इसको। तो देखो ये मैं लिख दिया हूँ। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल एक बार समझा देता हूँ। y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस एच, ये राइट वर्ड पैराबोला बनेगा, ये डिनोट भी कर दिया हूँ। तो इसमें x की वैल्यू AT², y की वैल्यू 280 होती है ना, बस h और k ऐड करना है और कुछ नहीं करना है। शिफ्टेड पैराबोला में h और k ऐड कर देना है। h भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, k भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। h और k होता क्या है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है ना। तो यहाँ पे बस ऐड कर देना है h और k। ओके, सिमिलरली एक बार इसको लिख लो फिर समझाता हूँ। लिखो तो पहले, लिख लिए। तो सिमिलरली है जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट का होता है उसी फॉर्मेट को याद रखो। और पैराबोला अगर शिफ्ट कर जाए तो उसमें क्या करना है, h और k ऐड करना है। 1 मिनट, यस, हाँ। तो शिफ्टेड पैराबोला में बस क्या करना है, h और k को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4ax माइनस एच है। तो देखो x की वैल्यू तो माइनस AT² होगी, अगर माइनस यहाँ सामने है तो उसमें बस h को क्या किया, मैं ऐड कर दिया, और 280 तो हर जगह प्लस में ही रहेगा। तो h प्लस 80 माइनस AT² में h को ऐड कर दिया, 280 में k को ऐड कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या होगी 280, उसमें h ऐड कर दिया, और y की वैल्यू क्या होती है इस केस में AT², तो k ऐड कर दिया। तो जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है वही पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है। x इक्वल टू और y इक्वल टू नहीं लिखूंगा तो वो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कह देते हैं, और x इक्वल टू और y इक्वल टू लिख देते हैं तो उसको पैरामेट्रिक इक्वेशन बोल देते हैं। तो सिमिलरली वही सब लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या होगा, माइनस AT² होगा, उसमें k ऐड कर दिया, और x कोऑर्डिनेट 280 होगा तो उसमें h ऐड कर दिया, है ना। देखो क्या क्या कन्फ्यूजन होता है, ये आपसे होगा ज़रूर। हमें क्या हो याद रहता है, बस इसका याद रहता है y² इक्वल टू 4ax, बेसिकली इसका याद रहता है, जिसमें x इक्वल टू AT² और y इक्वल टू 280 मान लेते हैं। तो मैं हर जगह ये समझ लेते हैं हम लोग या स्टूडेंट्स वगैरह कि y इक्वल टू हमेशा 280 मानना है। तो देखो यहाँ पे तो y इक्वल टू 280 कहाँ है, इसमें तो x में 280 है ना। तो इसमें कन्वर्ट है, जिसमें स्क्वायर रहेगा ना वो लीनियर देखो बन जाता है 280। ज़्यादा बोलूँगा और भी कन्फ्यूज हो जाओगे। आई होप आपको ज़रूर आ गया होगा समझ में। तो इसको पहले लिख लीजिए, फिर अब इस पर ना पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन, आखिर ये जो पढ़े इस पर यूज़ कैसे करेंगे, इस पर क्वेश्चन करके समझाते हैं। लिखो पहले इसको। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है इस पर, ये प्रीवियस ईयर जेई में आया हुआ सवाल है ना। ये प्रीवियस ईयर जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है लाइन का टुकड़ा, जिसका एंड और स्टार्टिंग मुझे पता होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। वैसे लाइन का पता नहीं होता है, ना तो इनिशियल ना फाइनल। रे का इनिशियल पता होता है, फाइनल नहीं पता होता। लाइन सेगमेंट का इनिशियल भी पता होता है, जैसे ये लाइन सेगमेंट हो गया, मतलब लाइन का टुकड़ा। जो क्वेश्चन कह रहा है द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकस टू अ मूविंग पॉइंट ऑन द पैराबोला दिस। सबसे पहले ये जो पैराबोला कह रहा है ये डिज़ाइन कर लो, इसका ग्राफ बना लो, ये मतलब ड्रॉ कर लो। ड्रॉ कर लिया।
अब कह रहा है इस पैराबोला पे कोई मूविंग पॉइंट है, मान लो लेट्स से दैट इज पी, ओके, इसका कोऑर्डिनेट कुछ होगा। अब आप उस कोऑर्डिनेट को x1, y1 भी मान सकते हैं या आप पैरामीट्रिक फॉर्मेट भी में भी मान सकते हैं। तो देखेंगे क्या है, मान लो इसका ये फोकस है, ये कौन सा पैराबोला है, y² = 4ax है ना, y² = 4ax है, तो फोकस क्या होगा, a, 0 होगा, फोकस का कोऑर्डिनेट तो पता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पैराबोला है जिस पे p एक मूविंग पॉइंट है, उस p को अगर हम फोकस से मिला देंगे तो उसका कोई मिड पॉइंट होगा h, के। अब देखो ये मूविंग पॉइंट p है, तो p कभी घूम के यहाँ आएगा, फिर मूव करके यहाँ आएगा, तो जब p मूव करेगा तो ये जो मिड पॉइंट है, लेट्स से मिड पॉइंट को आप कुछ मान लो, जैसे मान लो मैंने a मान लिया, ठीक है, तो ये मूविंग पॉइंट a भी मूव करेगा, तो ये भी एक पैराबोलिक पाथ पे ही मूव करेगा, ऐसा सवाल में लिखा हुआ है। ज्वाइनिंग टू ए मूविंग पॉइंट ऑन द पैराबोला दिस इज अनदर पैराबोला। कहने का मतलब है द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। कौन से लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट, जो पॉइंट मूविंग पॉइंट और फोकस को ज्वाइन कर रहा है, उस लाइन सेगमेंट का जो मूविंग मिड पॉइंट है एक अनदर पैराबोला है। मतलब अगर ये P मूव करेगा तो ये मिड पॉइंट भी मूव करेगा, तो ये भी एक पैराबोलिक कर्व डिजाइन करेगा, पैराबोलिक कर्व पे चलेगा, पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। तो इस पैराबोलिक पाथ का डायरेक्ट्रिक्स कुछ तो होगा, ये भी पैराबोला होगा तो इसका भी डायरेक्ट्रिक्स होगा। तो उस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन इस सवाल में पूछ रहा है। तो हमें तो पहले अब तो क्या करना है, डायरेक्ट्रिक्स तभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन तभी बता सकते हैं जब पैराबोला पता हो। तो देखते हैं कैसे होगा। तो देखो h और k मिड पॉइंट है, तो जिसका भी लोकस निकालना होता है, पहले भी मैं क्वेश्चन करवाया हूँ, उसको h k मान लो, जो भी कंडीशन दिया हुआ है उसको सेटिस्फाई करवा दो, उसको सॉल्व कर दो, क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसको मैं क्या मान रहा हूँ, 80² 280 मान रहा हूँ, ताकि मेरा नंबर ऑफ अननोन कम हो, एक ही t है ना, ये मिड पॉइंट है। तो a का कोऑर्डिनेट देखो, ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से h = क्या होगा, x1 + x2/2। अगर कोई मिड पॉइंट होता है तो हम जानते हैं ना, देखो जैसे मान लो एक लाइन है, ये मान लो लाइन, ये पॉइंट मान लीजिए P है, ठीक है ना, इसको x1 y1 मान लो, और ये मान लो पॉइंट F है, इसको मान लो x2 y2। और अगर A है, बीच में से कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, तो x = होगा x1 + x2/2 और y = हो जाएगा y1 + y2/2। ऐसे ही निकालते हैं x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का। सेक्शन फार्मूला अगर मिड पॉइंट नहीं होगा तो जिस रेशियो में डिवाइड करेगा वो x और y में मल्टीप्लाई करते हैं और रेशियो नीचे ऐड करते हैं। ये सेक्शन फार्मूला वगैरह आप 10th में भी पढ़े होंगे और 11th में तो देख ही रहे हैं। तो अब अपने को h = क्या होगा, 80² + a अपॉन क्या, अपॉन 2 होगा, ये h = हो जाएगा। और k = क्या हो जाएगा, k = हो जाएगा 280, इसको फर्स्ट मान लो, 280 प्लस y कोऑर्डिनेट तो f का 0 है अपॉन 2, तो k = क्या आ गया, 280/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो k = 80 आ गया, है ना। तो t की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, t की वैल्यू आ जाएगी, एक मिनट, t की वैल्यू क्या आ जाएगी, k/a आ जाएगी, है ना, t की वैल्यू क्या आ गई, k/a आ गई। अब क्या करेंगे, देखो जो इक्वेशन निकालना है वो अपना एक्स वाई में डायरेक्ट्रिक्स लिखा हुआ है, तो पैराबोला का इक्वेशन भी एक्स वाई में होगा। तो इस t को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रख दूंगा इक्वेशन 1 में, जहाँ पे t है वहाँ पे रख देंगे। तो देखो h और k में यहाँ पे रिलेशन डिजाइन हो जाएगा, h उसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद h और k को एक्स वाई से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखो पहले, यहाँ तक लिख लिए हो। अब क्या करेंगे, t की वैल्यू 1 में रख देंगे, फ्रॉम 1, ठीक है ना। देखो जेई में क्वेश्चन आता है तो इतना तो लिखना है नहीं कि फ्रॉम 1 फ्रॉम 2 वगैरह, तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ फ्रॉम 1। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, a, t की जगह पे क्या रख देंगे, k/a, ये तो होल स्क्वायर है, प्लस a अपॉन 2। तो यहाँ पे सॉल्व हो के क्या देगा, ये a × k² अपॉन में a² प्लस a अपॉन 2, है ना। तो यहाँ से एक a कैंसिल हो जाएगा और a एलसीएम हो जाएगा वहाँ पे। तो a एलसीएम होगा तो क्या होगा बताओ, k² प्लस a × a² अपॉन 2। तो इस 2 को आप कुछ मिस्टेक तो नहीं है ना, k², हाँ ठीक है, इस 2 को इधर ले आइए। तो 2 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2h = k² प्लस a²। नाउ अब देखो k² को रखो एक साइड, या एक काम करो, अब यहीं पे एक्स वाई से रिप्लेस कर दो। h को क्या लिख देते हैं x, और y को k को क्या लिख देते हैं y,
तो वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, ए स्क्वायर इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए बच्चों कि क्या होता है, पैराबोला का स्टैंडर्ड शिफ्टेड फॉर्म में बनाना है, एक्स का कोफिशिएंट भी 1 बनाना होता है +1, तो 2 को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस ए स्क्वायर बाई 2, है ना। यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा क्या, कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ क्या, एक मिनट रुको, मैं रीचेक कर लेता हूँ, रुको। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये जो k का वैल्यू है, k क्या हुआ आया था 280/280 प्लस 0/2, 280 प्लस 0/2, तो यहाँ से 2 कैंसिल आ गया, t का वैल्यू हो गया k बाई ए, है ना। तो k स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, a इंटू के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो k स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक ए से कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ठीक है, और तो कुछ मिस्टेक नहीं है। तो यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हुआ है, ऑप्शन तो है ही नहीं, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है ना। ऑप्शन 2 ले लिए यहाँ पे, तो अगर ऑप्शन होता तो यही डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x इक्वल टू एक्स माइनस ए स्क्वायर बाई 2 हो जाता। एक मिनट रुको, यहाँ पे जो एलसीएम लिए a, तो ये 2a में भी मल्टीप्लाई होगा ना, 2a हो जाएगा ना, यहीं पे मिस्टेक था। ठीक है, तो ये 2ah हो जाएगा यहाँ पे, 2ah इक्वल टू के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आप इसको रिप्लेस कर दीजिए, मिल गया। वो एलसीएम लिए थे तो a, अभी यहाँ एलसीएम नहीं लिए ना, सॉरी, यहाँ पे तो 2 ही रखो, अगले स्टेप में 2a लिख दो, होगा ना। के स्क्वायर ए एलसीएम लेंगे तो के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए अपॉन 2, तो 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा a, तो ये हो जाएगा 2ah, h के जगह पे x लिख दो, 2xa इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। तो इक्वेशन हो गया x इक्वल वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax प्लस नहीं माइनस ए स्क्वायर, तो कॉमन कुछ आ रहा है क्या यहाँ से 2a कॉमन ले लीजिए, 2a कॉमन ले लिया तो हो गया x माइनस ए बाई 2, है ना, x माइनस ए बाई 2। ये आ गया पैराबोला का इक्वेशन, मतलब a का लोकस आ गया। अब इस पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालते हैं, आता है समझ में। यहाँ तक लिखिए, अभी मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, लिखो पहले यहाँ तक। तो देखो वहाँ से क्या आ गया, उसको अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स लिखना चाहूँ तो वाई स्क्वायर को कैपिटल वाई लिख दो, 2a इसको कैपिटल x लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है वो होता है x इक्वल टू माइनस ए। ए क्या होता है, यहाँ पे ना आप a ना लिख के काम करो, x इक्वल टू कैपिटल माइनस ए लिख दो। क्यों, देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है ना, तो उस केस में x इक्वल टू माइनस ए हो जाता है, लेफ्ट इधर होता है, ओरिजिन के पीछे होता है ना, तो ये होता था। तो यहाँ पे मैं कैपिटल ए इसलिए लिखा हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाओ उस ए से इस ए से। तो अपने को यहाँ पे ना कैपिटल ए की वैल्यू निकालनी है। देखो बच्चों यहाँ पे नहीं, इसको अगर आप कंपेयर कर दो, जैसे इसको ऐसे लिख दो 4ax लिख दो, तो ये हो जाएगा माइनस ए, है ना। अगर मैं ऐसे लिखूँ तो देखो कैपिटल वाई ही लिख दो हर जगह, ओके। तो कैपिटल एक्स इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा, तो ये 4a इक्वल टू क्या है 2a है, तो a की वैल्यू कितना है यहाँ पे, a की वैल्यू है a बाई 2, है ना, a की वैल्यू क्या है a बाई 2। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू माइनस ऑफ a, कैपिटल A की वैल्यू a बाई 2 है, ओके। और x की वैल्यू क्या थी, कैपिटल X की वैल्यू x माइनस a बाई 2 इक्वल टू माइनस a बाई 2, माइनस a बाई 2 माइनस a बाई 2 कट गया, तो x इक्वल टू 0 आया, मतलब क्या y एक्सिस, ये आया ना समझ में। देखो ये अपना पैराबोला था, पैराबोला क्या था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax माइनस ए बाई 2, तो x माइनस ए बाई 2 को मैं कैपिटल X मान लिया और स्मॉल y को कैपिटल Y ही मान लिया, तो पैराबोला ये बन गया। अब मैं इसको ना इस फॉर्म से कंपेयर कर रहा हूँ, कौन से फॉर्म से कंपेयर किया, कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a कैपिटल X। तो इस पैराबोला का अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स पूछूंगा तो क्या आंसर होगा, x इक्वल टू माइनस ए, है ना, सिखाया है ना, x इक्वल टू माइनस ए होता है, वहाँ अगर स्मॉल में होता है, यहाँ पे भी आप स्मॉल में लिख सकते हो, तो x इक्वल टू माइनस ए, तो कैपिटल X इक्वल टू माइनस ए, तो कैपिटल X की वैल्यू क्या थी। अब देखो यहाँ पे ना आपको ना कैपिटल A की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी, तो ये जो कंपेयर करेंगे जब 2a के जगह पे क्या लिखा हुआ है, देखो 2a की जगह पे माइनस 4a लिखा हुआ है, तो 2a इक्वल टू माइनस 4a लिखा हुआ है, तो कैपिटल A की वैल्यू आ गई a बाई 2, तो इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू माइनस ए, तो कैपिटल X इक्वल टू माइनस ए बाई 2, और कैपिटल X की वैल्यू क्या है, x माइनस ए बाई 2 इक्वल टू माइनस ए बाई 2, यही कट के यहाँ पे x इक्वल टू 0 दे दिया। तो ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ गया, जेई में आया हुआ सवाल था,
सोचनी। यहाँ तो आधे से ज़्यादा बच्चों को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा था क्या करना है, क्या कह रहा है कि किस विथ डायरेक्ट्रिक्स, इसके बाद तो समझ में नहीं आ रहा था। आप भी फर्स्ट टाइम पढ़े होंगे ना, तो आपको भी सवाल ये समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो लिखो, आगे फिर देखते हैं। अब हेडिंग दो पैराबोलिक कर्व। ठीक है, सवाल कर लिए हम लोग, पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, और उस पर क्वेश्चन कर लिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। अभी एक एक करके टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं। पैराबोलिक कर्व नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, क्या, पैराबोलिक कर्व। तो देखो क्या होता है पैराबोलिक कर्व, जो पैराबोला होता है वो पैराबोलिक कर्व है। तो हमेशा ऑलवेज द इक्वेशंस, ये जो दो इक्वेशंस नहीं लिखो, इसको ना एक्सप्रेशंस लिखो। वैसे चलो ठीक है, इक्वेशन लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। द इक्वेशंस y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी या x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, ये जो दो एक्सप्रेशंस लिखा हुआ है या इक्वेशन बोलो, इक्वेशंस लिखा हुआ है, ये हमेशा ये दोनों इक्वेशन पैराबोला को ही रिप्रेजेंट करता है। ये ध्यान रखना, ये जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, बट उनके हम लोग जब पढ़ेंगे ना लोकेशन ऑफ रूट्स, तो वहाँ पे ये बहुत हेल्पफुल होगा हमारे लिए उसको पैराबोला मान के करने पे। तो ये वाला जो टॉपिक है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हेल्पफुल होगा। तो द इक्वेशंस y स्क्वायर इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी या x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, कोई भी क्वाड्रेटिक है, x में सिर्फ या फिर y में, हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, पैराबोलिक कर्व को रिप्रेजेंट करता है, और उनको रिप्रेजेंट्स पैराबोलाज, और उनको कहते हैं पैराबोलिक कर्व। ठीक है, इसको लिख लिए। अब सुनो, यहाँ तक हो गया ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट वाले को लेके सॉल्व कर रहा हूँ, दोनों को लेके सॉल्व करूँगा। इससे करूँगा क्या, मैं इसको बस सिंप्लीफाई करके इनके ना वर्टेक्स निकालूंगा। अच्छा, वर्टेक्स कैसे आएगा फिर, तो वर्टेक्स जो है लिख लिए थे ना, नहीं लिखे थे तो वीडियो को पीछे करके अपना पॉज करके उसको लिख लीजिए पहले। तो जैसे लेट से हम लोग लेते हैं, इसको लेते हैं, क्या ले लेते हैं, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई, अरे यार बी एक्स ना, बी एक्स प्लस सी लिया, ये है। अब इस पैराबोला का क्या निकालना है, वर्टेक्स निकालना है। आप भी आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आप पढ़े हुए हैं ना, कोई भी शिफ्टेड पैराबोला होता था तो उसको कैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा के सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं करूँगा और एक फॉर्मूला डिज़ाइन कर दूंगा। अभी तक हम लोग वर्टेक्स निकालते थे कोई भी शिफ्टेड पैराबोला का, कंप्लीटिंग स्क्वायर का कंसेप्ट लगा के। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसका आपको आइडिया फॉर्मूला या रिजल्ट याद करवा दूंगा। ठीक है ना, वर्टेक्स के रिजल्ट याद करवा दूंगा, उसको ध्यान रखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये है लिखा हुआ। तो पहला टारगेट क्या होता था हमारा, एक्स स्क्वायर और वाई का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव कैसे बनेगा, ए को कॉमन लेने पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए, है ना, एक्स प्लस सी हो गया। अब क्या करते हैं, तो ये है, ये एक्स जो है ये ए स्क्वायर का काम करेगा, जहाँ पे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर का काम करेगा, ये किसका काम करेगा, टू ए बी का काम करता है ना। तो 2 इंटू ए अपना एक्स है, अब b बाई 2a करेंगे ना, क्यों करेंगे, तब तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये b बाई ए एक्स ही रह जाएगा। इसके जगह पे ये लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab, b क्या है, b अपॉन 2a है। ठीक है ना, 2ab में 2 तो 2 है, a अपना x है, b क्या है, कैपिटल B अपॉन 2 इंटू कैपिटल A है। ठीक है ना, तो b स्क्वायर फिर होगा, तो b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस की तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 4a स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और प्लस का c लिखा हुआ है। यहाँ तक आया समझ में। नाउ y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ये यहाँ पे आप जो ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ x प्लस b अपॉन 2a, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ से ना इन दोनों टर्म से माइनस कॉमन ले लो, तो ये और ब्रैकेट में डाल दो, तो ये हो गया b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c। ठीक है ना, तो फिर यहाँ पे ना एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर c, है ना, 4a स्क्वायर आएगा, हाँ ठीक है, 4a स्क्वायर c, और एक मिनट रुको, माइनस 4a स्क्वायर c, और होल के अपॉन में क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। आई बात समझ में। नाउ अब क्या करना है, इस a को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर है, अरे यार y स्क्वायर नहीं है, y है, y इक्वल टू a इंटू पहले वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, x इंटू b बाई 2a का होल स्क्वायर, फिर दूसरे वाले से मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर c अपॉन 4a,
है ना, ये ए स्क्वायर आ रहा है, कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या? अरे हाँ, यहाँ सी के भी अपॉन में ए होगा ना, अगर कॉमन लिए हैं तो सी बाई ए होगा, तो ये ए स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, सही है, अब नहीं होगा। तो ए स्क्वायर 4a स्क्वायर एलसीएम हो गया तो 4ac हो जाएगा। आई बात समझ में? अब क्या करो आप लोग इस सबको इधर लेके आ जाओ, है ना। तो क्या हो गया, और x को एक ही तरफ रखो। तो मैं अब स्क्वायर वाला टर्म को LHS में लिख रहा हूँ, a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, उसको इधर लेके आएंगे तो y प्लस a इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या लिख सकते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac को d लिख सकते हैं क्या? d लिख दो, अपॉन 4a हो गया, है ना। तो अब यहाँ से ना a को अपॉन में भेज दीजिए, इधर भेज दीजिए। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ तक लिखिए, पहले लिख लिए क्या यहाँ तक। अब क्या हो जाएगा, अब अपना क्या हो जाएगा, ये a से ये a कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया, a इंटू एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस है नहीं यहाँ पे, अरे सॉरी यार, ये माइनस है, तो y माइनस डी अपॉन ये 4a हो जाएगा। ओके, ठीक है, चलो अब नाउ, अब देखिए यहाँ से ना ये जो a है ना, इसको मैं RHS में भेज दूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, अपॉन में चला जाएगा ना। तो ये हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई a इंटू वाई माइनस ऑफ d अपॉन 4a, है ना, d अपॉन 4a। माइनस था क्या, अरे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है लग रहा है। यस दिख गया, देखो इसको मैं यहीं रहने दिया, इसको मैं LHS में लेके गया ना, तो ये इधर आएगा y की तरफ, तो ये प्लस हो जाएगा ना। हाँ हो गया, प्लस हो गया, तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, अब देखिए सुनिए, तो अपने पास इसको मैं किस फॉर्मेट में लिखूंगा, देखो अपना होता क्या है, अगर शिफ्टेड पैराबोला होता है तो कुछ ऐसा होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a y माइनस के, कुछ ऐसा दिखता है। तो मैं इसको ना इसी फॉर्मेट में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो लिखा हुआ है ना। अच्छा, अब आपको लगेगा सर आपने कैसे सोचा ये एक्स स्क्वायर वाला है, तो देखो ना x में स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो इसलिए वैसा लिखने का लिखा मैं। तो यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ तो प्लस है, तो मैं इसको देखो जरा, यहाँ से देखना ध्यान से, यहाँ अगर मैं माइनस लगाऊंगा तो b के सामने एक और माइनस लगा दूंगा, तो ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, एक ये हो गया का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a के जगह पे तो 1 बाई a ही है, रहने दो इसको। और y यहाँ पे अगर मैं, यहाँ प्लस है, ये देखो y माइनस के होता है, तो मैं माइनस लगाऊंगा तो d के सामने माइनस लगा दो, है ना, d अपॉन 4a। तो जब आप कंपेयर करोगे आप शिफ्टेड पैराबोला से, ये जो लिखा हूँ मैं x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a y माइनस के, जब उससे कंपेयर करोगे आप, ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ठीक है ना, उस पैराबोला का जब कंपेयर करोगे आप, तो h की वैल्यू क्या आएगी, h इक्वल टू माइनस बी बाई 2a आएगी, और k की वैल्यू क्या आएगी, माइनस डी बाई 4a आएगी, k की वैल्यू क्या आएगी, माइनस डी बाई 4a आएगी ना, है ना। तो देखो h की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी बाई 2a, और k की वैल्यू क्या आ गई, माइनस डी बाई 4a। तो आप ना इस पैराबोला को मैं डिज़ाइन क्या था, तो यहाँ से इतना ये याद रखना कि जो वर्टेक्स होता है ना किसका, ये कौन सा पैराबोला था, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस ये जो मैं पढ़ाया पैराबोलिक कर्व, ये जो मैं डेरिवेशन किया, इसका एकमात्र मेरा टारगेट था आप लोग को वर्टेक्स याद करवाना। जो वर्टेक्स होता है बच्चों, वो क्या होता है अपना h कॉमा k होता है ना, इस पैराबोला का। अगर मैं इस पैराबोला को देखूं तो इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा, h और k होगा। तो h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू है माइनस बी बाई 2a, और y की वैल्यू क्या है, सॉरी k की वैल्यू क्या है, माइनस डी बाई 4a, है ना। ये डेरिवेशन कर लिए। अब आपको क्या करना है, अभी वीडियो को पॉज करके x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी को सॉल्व करना है, और सॉल्व करके देखना है उनका वर्टेक्स क्या होगा। प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए यहीं पे ये लिखने के बाद, और क्या लीजिए नेक्स्ट करके 2 नंबर लिख के आप क्या करो, x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी को सॉल्व करो और देखो उनका वर्टेक्स क्या आ रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊँगा, लिखो पहले। चलो वो वाला डेरिवेशन आप कर लिए क्या, इसका डेरिवेशन किए हो, अब देखो मैं कर रहा हूँ, मिलाते चलना। क्या करते हैं, सबसे पहले वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, मतलब एक्स स्क्वायर हो तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस 1 बनाओ, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाओ। मतलब एक्स और वाई दोनों की कोफिशिएंट को 1 बनाना होता है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को और वाई के कोफिशिएंट को। एक्स का कोफिशिएंट तो 1 है ही,
और वाई स्क्वायर को कोफिशिएंट 1a है, तो a कॉमन लेना पड़ेगा ना, a स्क्वायर प्लस 1 बनाने के लिए a को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, वाई स्क्वायर प्लस b बाई ए वाई प्लस सी बाई ए। लास्ट टाइम मैं a अपॉन डाला यहाँ छोड़ दिया था c के अपॉन, इस बार ध्यान से देखो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाएंगे, तो आप बताओ मुझे क्या आपके पास ऐसा कुछ आया है क्या, y प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर देखना आया होगा, और यहाँ पे लिखा हुआ होगा आपके पास b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस सी बाई ए, है ना ऐसा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x को क्या करो आप, अच्छा वहाँ पे एक माइनस को कॉमन ले लो, माइनस को इसलिए कॉमन ले रहे हैं ताकि बी स्क्वायर माइनस 4ac अपना बन जाए, जो d बन जाता है अपना, क्या बन जाता है, उससे d बन जाता है, याद रखना आसान रहता है। तो माइनस को कॉमन ले लेंगे तो एलसीएम लोगे ना, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, मैं ज़रा स्पीड यहाँ बता रहा हूँ क्योंकि आप एक बार देख चुके हो 4a स्क्वायर, है ना, और आप कर भी चुके हो, शायद आप अपनी कॉपी में कर चुके हो ये। अब देखो यहाँ पे a को ओपन करेंगे, तो a को ओपन करेंगे तो मतलब ब्रैकेट खोलेंगे, a को नहीं ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो दोनों टर्म में इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और दूसरे में भी मल्टीप्लाई होगा, तो y प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस a इंटू बी स्क्वायर माइनस 4, अच्छा बी स्क्वायर माइनस 4 इसको d लिख दूँ, d अपॉन 4a स्क्वायर, है ना, ये d होता है ना डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक, इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, d क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा, है ना। अगर स्मॉल लिखता तो स्मॉल में abc लिखता। तो यहाँ तक आ गया। अब इसको क्या करो, वाई स्क्वायर का टर्म एक तरफ रखो, एक्स ये वाला टर्म इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा a इंटू वाई प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस a इंटू, अच्छा a से एक a कट गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d अपॉन 4a हो जाएगा, d अपॉन क्या हो गया, 4a हो गया। तो a को आप LHS में भेज दीजिए तो अपॉन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा y प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई a इंटू एक्स प्लस डी बाई 4a, हो गया ना। चलिए यहाँ तक जल्दी से लिखिए, तो फास्ट लिख लिए क्या, तो इसको सिंप्लीफाई किए एज इट इज जैसे लास्ट टाइम किए थे। तो यहाँ पे y k की वैल्यू माइनस बी बाई 2a हो गई और h की वैल्यू माइनस डी बाई 4a हो गई। तो वर्टेक्स जो होगा वो क्या होगा अपना h कॉमा k होगा, और h की वैल्यू क्या है, ठीक है ना। तो बताओ h की वैल्यू क्या होगी, माइनस डी बाई 4a, और k की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे माइनस बी बाई 2a, ठीक है ना। तो ये वर्टेक्स हो गया। अच्छा देखो लास्ट ये पहले लिख लो, फिर मैं ये जो पैराबोलिक कर्व बताया और इसका ये डेरिवेशन किया, ये क्यों किया, एक तो किसके लिए किया, वर्टेक्स के लिए, और इसका लेटस रेक्टम के लिए। लेटस रेक्टम अगर देखा जाए तो लेटस रेक्टम क्या होता है, 4a, और 4a लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम सॉरी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा, 1 बाय a होगा, 1 बाय a यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो जाएगी। ओके लिखिए, फिर एक नोट करके लिखते हैं, उसको आपको ध्यान रखना है, लिखिए जल्दी से इसको। तो बच्चों देखो ये नोट है, इसको लिख लीजिए। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा। एक मिनट सॉरी, तो क्या होगा अगर y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा, या x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी होगा। याद रखना एक्स वाई में एक्सप्रेशन हो और सिर्फ या तो सिर्फ x में स्क्वायर हो या तो सिर्फ y स्क्वायर में स्क्वायर हो, वो हमेशा पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, और उसमें भी शिफ्टेड पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, इंक्लाइंड वाले को नहीं, शिफ्टेड पैराबोला को। तो ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। जब x स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay कैसा बनता है, अपवर्ड पैराबोला बनता है ना, जिनका एक्सिस क्या होता है, y एक्सिस के पैरेलल होता है, वही यहाँ लिखा हूँ, पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। और एक्सिस क्या होगा, हैविंग एक्सिस पैरेलल टू, ये पैरेलल का साइन है, हैविंग एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस, एंड फर्स्ट में वर्टेक्स लिख याद रखिए, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, LLR का मतलब है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, हम डेरिवेशन किए हुए हैं। तो वहाँ पे देखना 4a की जगह पे क्या लिखा होगा, 1 अपॉन a। मॉड क्यों लगाया हूँ मैं यहाँ पे, 1 अपॉन मॉड ऑफ a लगाना है। a अगर निगेटिव होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव होगा, लेंथ तो पॉजिटिव होता है, तो लेंथ को पॉजिटिव बनाने के लिए ये मॉड लगाए हैं। सिमिलरली इस पैराबोला में क्या होगा, इस पैराबोला में क्या होगा, इनका एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। कैसे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से तुम कंपेयर करके याद कर सकते हो तुम लोग, ठीक है ना। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ऐसा बनता है, और एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, ठीक है ना। x अगर लीनियर में है तो एक्सिस x के पैरेलल, y अगर लीनियर में है तो एक्सिस y के पैरेलल होगा, ठीक है ना। और वर्टेक्स अपना क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई 4a और कॉमा माइनस बी बाई 2a। ओके, x में स्क्वायर है तो b x का कोऑर्डिनेट में आया है, और y में अगर स्क्वायर है तो b किस में आया है, y के कोऑर्डिनेट में आया है।
ये याद रखिएगा बॉक्स, बॉक्स वर्ड से, BOX बॉक्स, बॉक्स वर्ड से जिस, ठीक है ना, b किसके साथ आएगा, अगर x में स्क्वायर है तो x के साथ आया है, तो y में स्क्वायर है तो बॉक्स से फिर मतलब उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे किस में आ जाएगा, y में आ जाएगा। ओके, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 1/mod ऑफ a। यहाँ तक हो गया। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगले क्लास में इतना पूरा पढ़ के आना, ये जो पढ़े हैं इस पे क्वेश्चन करेंगे और आगे फिर आगे का सिलेबस करेंगे। ठीक है, बाय, अभी तक के लिए इतना ही। बाय, हैव अ नाइस डे।